हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 1। तो जैसा कि सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज अबाउट आइसोमेरिज्म या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आइसोमेरिज्म या हिंदी में जिसे हम कहते हैं समावयवता के बारे में क्या कुछ पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आइसोमेरिज्म, इससे पहले कि मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनके आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिनमें से दो तरीके के थे, मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या है या आइसोमर्स किसे कहते हैं। ठीक है, उसके लिए चलिए समझते हैं हम लोग। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनकी फिजिकल या फिर केमिकल या फिर दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but differing from each other at least one properties, that is some physical properties or some chemical properties or both, यानी कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में या दोनों में अगर डिफरेंट होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इन्हें हम आइसोमर्स का नाम देते हैं और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है but differ, ठीक है, in physical or chemical, physical or chemical are both properties, are both, ठीक है, लेकिन फिजिकल, केमिकल या फिर बोथ यानी कि तीनों में अगर हम देखें तो इन प्रॉपर्टीज में क्या है, ये डिफर होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को, दीज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपस में एक दूसरे का आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, ठीक है, दिस फेनोमेना, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म जनरली कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे भी पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा फिजिकल, केमिकल या फिर दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती हैं, वो क्यों होते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होता है वो होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस इज ड्यू टू, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, इज ड्यू टू the difference in relative arrangements या arrangement of, difference in relative arrangement of atoms या फिर group of atoms, ठीक है, in molecular स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि रिलेटिव अरेंजमेंट जो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का, वो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं,
डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, और इसी वजह से आइसोमेरिज्म की फेनोमेना होती है। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल या केमिकल या बोथ प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। आइसोमर्स की अगर हम बात करें या आइसोमेरिज्म की बात करें तो इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होने वाला जो आइसोमेरिज्म है इसे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों। वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल, ठीक है, आइसोमेरिज्म। और दूसरा है कॉन्फिगरेशनल या फिर स्टीरियो। दूसरा है आपका कॉन्फिगरेशनल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म दो तरीके के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल, और दूसरा है कॉन्फिगरेशनल या फिर यहाँ पे स्टीरियो है। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विदाउट रेफरिंग टू स्पेस, यानी कि स्पेस की हम बात नहीं करेंगे, तो बिना स्पेस को बताए हुए अबाउट द स्पेस ऑफ द मॉलिक्यूल, इसमें जो ग्रुप्स हैं एटम्स हैं उनके स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है, बिना एक तरीके से अगर देखें तो 3D अरेंजमेंट को बिना बताए हुए जब भी कभी हम ऐसे आइसोमर्स की बात करते हैं जो एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर डिफर होता है, यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट जो एटम है वो डिफरेंट है, ठीक है। 3D अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्पेस में अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बस मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। हिंदी में इसे संरचनात्मक समावयवता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, विदाउट, मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, विदाउट रेफरिंग टू स्पेस। 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखाना है, 3D स्ट्रक्चर के अबाउट नहीं बताना है, क्योंकि 3D अगर बताएंगे या स्पेस के लिए हम यहाँ पे बताएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टीरियो के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो विदाउट रेफरिंग टू स्पेस, ठीक है, द आइसोमर्स डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, these isomers are differ in the arrangement of atoms in molecule, in the arrangement of atoms in molecule। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, और इस फेनोमेना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है ये भी आपका मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली कई जगह पे 6 टाइप्स इनके लिखे गए हैं। वो टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, बट इससे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्फिगरेशनल या स्टीरियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर कॉन्फिगरेशनल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म उत्पन्न होते हैं, यानी कि एराइज होते हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, यानी कि 3D अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, स्पेस में अरेंजमेंट की बात करें तो स्पेस में अरेंजमेंट का मतलब होता है अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ठीक है, वेज है या फिर डैश है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होंगे। स्ट्रक्चरल आपने GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि कौन सा वेज होगा, कौन सा डैश होगा, ठीक है, कौन सा अबव द प्लेन, कौन सा बिलो द प्लेन, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी। तो इन सभी को अगर देखा जाए अरेंजमेंट, ठीक है, एंगल कितने पे बनेगा, ठीक है, टॉर्सन कितना होगा, तो उसके बेसिस पर कॉन्फिगरेशनल जो है, ठीक है, कॉन्फिगरेशनल जो है वो हमेशा डिफर
अरेंजमेंट बताता है एटम्स का, वो भी किसमें, इन स्पेस। और यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा था विदाउट रेफरिंग टू स्पेस, यानी कि स्पेस के बारे में आप बोलना तक नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल सिर्फ मॉलिकुलर अरेंजमेंट यानी कि एटम के अरेंजमेंट के बेसिस पर होता है। पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे ग्रुप्स बदल गए हैं, ठीक है, कहाँ पे बॉन्डिंग चेंज हो गई है, तो ये सब मॉलिक्यूल के अंदर की बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, स्टीरियो के बारे में, तो स्टीरियो में याद रखिएगा ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर ग्रुप्स इन स्पेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आइसोमेरिज्म क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस का मतलब कौन सा स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो इसमें जो एटम्स या ग्रुप्स होते हैं इनका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और जनरली मैंने बोला कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम 3D, ठीक है, 3 डायमेंशनल नेचर द्वारा डील करते हैं। और अगर अब हम बात करें इनके टाइप्स के बारे में, तो हमें अब इनके टाइप्स के बारे में भी पता करना होगा और पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल, और फिर हम बात करेंगे स्टीरियो या फिर कॉन्फिगरेशन। ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है इसके डिफरेंट टाइप्स, सबसे पहला वो है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन। नंबर 3 रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 4 फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नंबर 5 फंक्शनल के बाद यहाँ पे मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और फिर है अगला नंबर 6 जिसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक। तो ये सभी के सभी किसमें हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आते हैं। चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। इसके अलावा कॉन्फिगरेशनल में अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल, कॉन्फिगरेशनल में देखें हम लोग तो ज्योमेट्रिकल। नंबर 2 ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के बाद अगला है जिसे हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल का, फिर हम लोग कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, फिर कन्फॉर्मेशनल के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वो है आपका चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग 3D में जो अरेंजमेंट है यानी कि कॉन्फिगरेशनल उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहली हेडिंग है चेन आइसोमेरिज्म, जिसे स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, या फिर इसे हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो चेन हो गया, स्केलेटन हो गया, या फिर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। जनरली इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म है ये नेचर ऑफ कार्बन चेन में डिफरेंस के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। ध्यान रखिएगा, arises due to difference in the nature of कार्बन चेन, ठीक है। कार्बन चेन के नेचर में जो डिफरेंस होते हैं इसके कारण एराइज होते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि या तो ये स्ट्रेट हो सकते हैं,
या फिर ब्रांच्ड हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट या ब्रांच्ड, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि चेन आइसोमर्स डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, जैसे कि मैंने बताया, और कार्बन चेन के नेचर मतलब जो लेंथ ऑफ द कार्बन चेन है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि सेम होमोलॉगस सीरीज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो चेन आइसोमेरिज्म है, ठीक है, या आइसोमर्स जो कि चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इनको सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सेम होमोलॉगस सीरीज से ये लोग क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम, ठीक है। इसी के साथ साथ चेन और जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है कैन नॉट बी पॉसिबल टुगेदर। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिए कि चेन एंड पोजिशनल या पोजीशन आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी पॉसिबल टुगेदर, यानी कि एक साथ हम पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म के बारे में आइसोमर्स नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग इसके देख लेते हैं, जैसे कि C4H10 एग्जांपल है कितना, C4H10 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन का नाम देते हैं, ठीक है। किसका, एक प्रकार का एल्केन है जिसे नाम क्या दिया जाता है, ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कार्बन की कितनी यहाँ पे नंबर है 4, और इसे हम CH3 कुछ इस तरीके से लिखते हैं, CH2 CH2 CH3। तो ये हुआ आपका नॉर्मल चेन बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन अगर इसी को हम कुछ इस तरीके से लिख दें, CH3 CH CH3 CH3, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आइसोब्यूटेन। और ये आपका है नॉर्मल ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट देख रहे हैं एटम का, वो डिफरेंट है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, यानी कि जो चेन लेंथ है वो घट गई। पहले चेन लेंथ 4 कार्बन की थी, लेकिन अब 3 कार्बन की रह गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, इसी को चेन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। क्लियर। चलिए चेन आइसोमेरिज्म तो आपको क्लियर हो गया है। इसी के साथ साथ अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका पेंटीन हो गया C5H12, ठीक है। तो C5H12 का एक बनेगा नॉर्मल पेंटीन, एक बनेगा आपका नॉर्मल पेंटीन, एक बनेगा आइसोपेंटीन और एक बनेगा नियोपेंटेन, जिसमें कार्बन जो है वो चारों तरफ से CH3 से जुड़ा रहता है, नियोपेंटेन, ठीक है। कार्बन जो है चारों तरफ CH3 बॉन्ड से यानी कि मिथाइल ग्रुप से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट है वो है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम, यानी कि रिंग में, सॉरी रिंग नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी चेन लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग भी ले सकते हैं बट यहाँ पे जनरली हम चेन की बात करेंगे। तो मान लो हमारे पास क्या है, कोई चेन है, ठीक है, और उस चेन में हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट एटम है, और जो सब्स्टिट्यूएंट एटम या ग्रुप है या फिर कोई अनसैचुरेटेड लिंकेज है, जैसे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनकी जो पोजीशन है अगर डिफरेंट है तो इसी के बेसिस पर नाम क्या दिया जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम
due to the difference in the position of substituent atoms ORR group are an unsaturated linkage in the same carbon chain, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है, वो है आपका 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, जिसका जनरल फार्मूला है जो दोनों के लिए जितने भी आइसोमर्स होंगे C3H6Cl2, ठीक है। C3H6Cl2 आपको पता है 3 कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड प्रोप होगा, जो कि मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के दौरान सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। तो इसका पहला एक हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से है, CH3C के साथ Cl, यहाँ भी Cl, और ये आपका क्या है, फिर से CH3, ठीक है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, CH3 CH2 CH Cl Cl, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसमें कुछ इस तरीके से CH3 CH CH2, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी हमने Cl लगा दिया, CH3 CH CH2 Cl। और साथ ही साथ अगला है स्ट्रक्चर, वो है आपका CH2 और एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो कि सबका सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट अरेंजमेंट देखा जाए तो डिफरेंट है। और अरेंजमेंट एक ही कार्बन चेन में, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन, तो सेम कार्बन चेन हो गया, जो कि मैंने लास्ट में लिखा है। और सेम कार्बन चेन में जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट का वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, Cl और Cl, ठीक है। तो ये दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे पहले कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे पहले और दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले और तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो आपका सेम है। नेमिंग क्या हो जाती है इसकी, पहला होगा आपका नेमिंग वो होगा 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो, और 3 कार्बन का एक चेन है, तो 3 कार्बन के चेन का, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लिखेंगे डाइक्लोरोप्रोपेन, प्रोप होता है लेकिन सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ एन आता है, तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही पहला यानी कि दूसरा जो होगा, इसे हम क्या कहेंगे, पहले पोजीशन पे 2 लगे हुए हैं, तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे 1,2 लिखेंगे आप डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और यहाँ पे 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, समझा ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, पोजीशन के बेसिस पर, यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे है, कार्बन नंबर 2 यहाँ पे पहले पे, यहाँ पहले और दूसरे पे, और यहाँ पे पहले और तीसरे पर है, और इसी के बेसिस पर इसके हम नाम क्या देते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखिए, एल्डिहाइड्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए और उनके डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, साथ ही साथ साइनाइड, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे पोजीशन आइसोमेरिज्म हैं जो कि या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करते। तो एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स
एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, और साथ ही साथ साइनाइड्स एंड साइनाइड्स, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। क्रॉस का मतलब यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर है वो है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, लेकिन इससे पहले हम एक रिंग का भी यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आर्थोनाइट्रोटोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन और मेटानाइट्रोटोलुइन। ध्यान दीजिएगा, आर्थोटोलुइन का पहले स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग पर CH3 अगर लगा हो तो ये आपका टोलुइन होता है, और आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रो टोलुइन कहा जाता है, ठीक। यहीं पे अगर हम पोजीशन देखें तो अब हम इसको मेटा पोजीशन पे भी लगा सकते हैं, इसे हम मेटा नाइट्रो कहेंगे। और यहीं पर अगर हम सीधे CH3 के जस्ट अपोजिट यहाँ पे लगा दें तो इसे हम पैरा पोजीशन के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्थो नाइट्रोटोलुइन, ये हो गया मेटा नाइट्रोटोलुइन, और ये क्या है आपका पैरा नाइट्रोटोलुइन है। और ये आप इन सभी का एक जनरल फार्मूला अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो C7H7NO2 है। C7H7NO2 कैसे, 6 कार्बन इस रिंग में हो गए, 4 हाइड्रोजन इस रिंग में है हर एक कार्बन के साथ, और 2 जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन की वैलेंसी वहाँ पे एक NO2 और CH3 लगा हुआ है। 1 कार्बन बाहर है तो टोटल 7 कार्बन हो गया। 4 कार्बन रिंग में, 4 हाइड्रोजन रिंग में थे, 3 हाइड्रोजन बाहर है तो 7 हो गए, ठीक। तो इसलिए C7H7NO2 इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है मॉलिक्यूल्स में वो डिफरेंट है ग्रुप का या फिर एटम का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगला है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसे क्रियात्मक समूह समायोजकता का नाम देते हैं। फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the difference in the nature of functional group present in the isomers, ठीक है। जो आइसोमर्स हैं उनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के कारण जो आइसोमेरिज्म से होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू ध्यान रखिएगा, ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंस इन नेचर ऑफ functional group, due to difference in nature of functional group present in the isomers, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में जो डिफरेंस होता है उनके नेचर का, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, जैसे कि अल्कोहल और ईथर, ठीक है। तो अल्कोहल और ईथर आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2O होता है। तो एग्जांपल्स में सबसे पहला हम यहाँ पे लेंगे वो है अल्कोहल्स एंड ईथर्स, अल्कोहल्स एंड ईथर्स, जिसमें सबसे पहला है वो है आपका CnH2n+2O। ये आपका जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले से रिलेटेड अगर कोई भी कंपाउंड्स आपको दिया जाता है तो आप तुरंत बोलेंगे कि अल्कोहल्स और ईथर के अंतर्गत ये आएंगे, जैसे कि C2H6O, मैंने लिखा C2H6O। अब C2H6O का मतलब N=2 है, 2 2 जा 4 + 2 यानी कि 6 आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे फार्मूले को देख सकते हैं। तो इस
टाइप का अगर फॉर्मूला मैच करता है तो या तो वो अल्कोहल होगा और साथ ही साथ उसे हम ईथर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 कार्बन का अल्कोहल दिमाग में सोचिए, एथिल अल्कोहल, ठीक है। 2 कार्बन का अल्कोहल क्या है? एथिल अल्कोहल है। तो ये तो पहला हो गया अल्कोहल के अंतर्गत। और ऐसे ही हम ईथर बनाएंगे तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको दिखाने का तरीका होता है ROR-, ठीक है। और हमारे पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, तो हम इसको सिंपली ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं CH3O जिसे हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या बोल सकते हैं हम? डाई मिथाइल ईथर का नाम दे सकते हैं। तो ये आपका दोनों के दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये हो गया डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। और ये जनरली क्या हो गया आपका? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो अल्कोहल और ईथर हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स। अगला है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, ठीक। तो एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए और अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हो गए। इनका जो जनरल फार्मूला है एटसेट्रा इसमें बहुत सारे आते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2nO क्या है? CnH2nO। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं C3H6O का, C3H6O इस प्रकार का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसके आइसोमर्स हमको देखने हैं। तो सबसे पहला एल्डिहाइड है, यानी कि हम 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाएंगे। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड होता है प्रोपेनल्डिहाइड और इसका जो फार्मूला होता है CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो CH3 CH2 CHO ये हो गया। 3 कार्बन का कीटोन भी बना सकते हैं आप, जैसे एसीटोन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो CH3 CO CH3 ये हो गया। तो ये आपका हो गया प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड ये हो गया एसीटोन, 3 कार्बन का एसीटोन, ठीक है। साथ ही साथ अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स भी बना सकते हैं। अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स के अंतर्गत जैसे कि एलिल अल्कोहल 3 कार्बन का, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो 2 1 3 और 3 2 5 और 1 6, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। इसे हम कहते हैं एलिल अल्कोहल। ये जो ग्रुप है ये एलिल ग्रुप है, इसलिए नाम क्या है? एलिल अल्कोहल का नाम देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जनरली एपॉक्सी प्रोपेन भी बना सकते हैं हम लोग, CH2 CH CH3 और यहाँ पे एक और यहाँ एक बॉन्डिंग खाली जहाँ पे ऑक्सीजन हम लगा दें, तो ये बन गया आपका एपॉक्सी 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन कहेंगे इसको, 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन, जो कि एक साइक्लिक ईथर की तरह बिहेव करता है। इसी के अलावा 1,3 एपॉक्सी प्रोपेन भी हम इसको बना सकते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो इसमें और इस वाले कार्बन के बीच में हो, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरे कार्बन से ऑक्सीजन और पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया 1,3 एपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये सभी के सभी आपके क्या हैं? C3H6O यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स के फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। आप देख रहे होंगे सबका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पे देखेंगे तो अल्कोहल, यहाँ पे ईथर है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है। वो भी कौन सा? अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। ये आपका साइक्लिक ईथर की तरह है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो उनमें अगर डिफरेंस आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, और वो है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 4 रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगला
जो आइसोमेरिज्म है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is due to different modes of linking of carbon atoms, that is the isomers possess either open chain or closed chain structure, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो या डिफरेंट मोड्स ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ड्यू टू different modes of linking of carbon atom, modes of linking of carbon atoms। अब ये या तो ओपन चेन हो और क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स हो। ठीक है, तो ओपन चेन या क्लोज चेन हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स कहा जाता है। एग्जांपल जैसे कि C6H12, C6H12 में साइक्लोहेक्सेन भी हम लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन, हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अलावा 1 हेक्सीन भी हम लिख सकते हैं। 1 हेक्सीन यानी कि कितने कार्बन, टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और पहले कार्बन पे आप डबल बॉन्ड लगा दें। बाकी सभी को आप कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर CH होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो CH3 CH2 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 CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका 1 हेक्सीन है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन ओपन चेन है, लेकिन ये कैसा है, क्लोज चेन है, तो इसलिए इसे हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, या फिर मेथाइल साइक्लोपेंटेन के नाम से भी आप जान सकते हैं इसको, मेथाइल साइक्लोपेंटेन। मेथाइल साइक्लोपेंटेन कैसे, ध्यान से देखिए, CH2 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 और एक CH2 यहाँ भी होना चाहिए। तो ये तो हो गया साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया है CH3 के द्वारा, तो CH3 मैंने लिख दिया है और इसी को बोलते हैं मेथाइल साइक्लोपेंटेन के नाम से जानते हैं, मेथाइल साइक्लोपेंटेन। ये आपका साइक्लोहेक्सेन था। ठीक, ये आपका क्या है, साइक्लोपेंटेन है। और भी हम इसके आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जनरली रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं ये आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर। ध्यान रखिएगा, रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर, आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका, वो है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग है रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बाद अगला है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, इनके बारे में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसका नाम है मेटामेरिज्म। This type of isomerism is due to the difference in the nature of alkyl groups attached to the polyvalent atoms or functional groups। ध्यान रखिएगा,
arises due to the difference in the nature of alkyl group, due to the difference in the nature of alkyl group। ठीक है, alkyl ग्रुप के नेचर में जो डिफरेंस होता है इसके कारण मेटामेरिज्म अराइज होता है। और alkyl ग्रुप जो है ये किसी पॉलीवैलेंट एटम या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ alkyl ग्रुप अटैच्ड टू द पॉलीवैलेंट एटम्स, अटैच्ड टू द polyvalent atoms or functional groups। ठीक है, या फिर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो या फिर किसी पॉलीवैलेंट एटम से जुड़ा हो और उस एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो हर एक आइसोमर्स में, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। जनरली जो मेटामेरिज्म है ये हमेशा सेम होमोलॉगस सीरीज में पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेम होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल के सभी मेंबर, ईथर है तो ईथर के सभी मेंबर, तो उसे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो सेम होमोलॉगस सीरीज आइसोमर्स जो होते हैं इन्हें मेटामेरिज्म के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, ईथर्स, थायोईथर्स, कीटोन, सेकेंडरी एमाइंस, ये सभी के सभी मेटामेरिज्म शो करते हैं। ईथर्स हो गए, थायोईथर्स हो गए जिनमें इधर उधर यानी कि एक तरफ और दोनों तरफ, यानी कि ऐसे जनरली पॉलीवैलेंट एटम्स या ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की बात की जा रही है जिसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो उनमें जो डिफरेंस होता है इसी के बेसिस पर हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो ईथर्स हो गया, थायोईथर्स हो गया, ठीक, कीटोन्स, सेकेंडरी एमाइंस, ठीक है, एटसेट्रा, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, मेटामेरिज्म को शो करते हैं, एटसेट्रा। अब इनका स्ट्रक्चर मतलब तरीका क्या है लिखने का, ओ के इधर उधर आर ये होता है। थायोईथर जनरली इसे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओ की जगह एस है। ठीक, ये हो गया। कीटोन्स तो आप जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप के इधर उधर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो। सेकेंडरी एमाइन NH2, RNH2 ये तो प्राइमरी एमीन हो गया। एक हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पर भी अगर हम एल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये आपके सेकेंडरी एमाइन का स्ट्रक्चर है, ये आपका कीटोन, ये थायोईथर और ये किसका है, ईथर का है। अब यहाँ पर जो भी डिफरेंस आप देखेंगे उसी डिफरेंस के बेसिस पर जनरली मेटामेरिज्म शो किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, वो भी किसके लिए, डाई मेथाइल प्रोपिलामीन और डाई मेथाइल मेथाइलेमीन। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से सेकेंडरी एमीन के बाद टर्शियरी एमीन में भी ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे कि मान लेते हैं C3H7N है। N मतलब यहाँ पे एमीन से रिलेटेड आपका स्ट्रक्चर होगा, CH3 इस तरीके से। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं C2H5N, एक जगह C2H5 और एक जगह CH3 रहने देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे तो पॉलीवैलेंट एटम कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, पॉलीवैलेंट एटम नाइट्रोजन है, जिसपे एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट लगे हुए हैं। ठीक है, एक इसमें C3H7 या CH3 था, यहाँ पे नेचर एल्काइल का बदल गया। ठीक है, एल्काइल ग्रुप का बदल गया, तो इसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, मेटामेरिज्म के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने लिखा है C2H5CH3, C2H5OCH3। ठीक है, इसे हम कहते हैं एथिल मेथिल ईथर के नाम से जानते हैं। और इसी एथिल मेथिल ईथर को, या फिर चलिए हम C2H5 यहाँ भी कर लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, C2H5, तो इसे डाई एथिल ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर के नाम से जानते हैं।
अब इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे C3H7O तो ये हो गया आपका, ये प्रोपिल है और ये आपका मेथिल है, तो मेथिल प्रोपिल ईथर, प्रोपिल ईथर स्ट्रक्चरल, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो दोनों का सेम है, बट पॉलीवैलेंट एटम जो कि ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसके इधर उधर जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ये सभी के सभी क्या हैं, डिफरेंट है, इनका नेचर डिफरेंट है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका कीटोन भी है, कीटोन में भी एसीटोन है तो ठीक है, एसीटोन के अलावा हम जनरली CH3 COCH3 के अलावा हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिखा है, तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है हम अगली बार यहाँ पे ऐसे कर दें। ठीक है, C2H5 मान लेते हैं लिखा है, ठीक, या इधर भी C2H5 लिखा है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं C3H7 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एल्काइल ग्रुप ही तो बदल रहा है, एल्काइल ग्रुप वो भी पॉलीवैलेंट एटम से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप में चेंज आ रहा है, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, मेटामेरिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, एल्कीन्स जो हैं ये मेटामेरिज्म नहीं शो करते, ध्यान रखिएगा, एल्कीन्स डू नॉट शो मेटामेरिज्म, एल्कीन्स डू नॉट शो मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म का नाम देते हैं। अगली हेडिंग है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू readily interconvertible different structures leading to dynamic equilibrium is known as tautomerism। ठीक है, tautomerism में क्या है, the type of isomerism in which a substance exists in which a substance exists in two readily interconvertible यानी कि जो आपस में बदल सकते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स में इंटरकन्वर्टिबल हो। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर हैं और दोनों में ये क्या हो सकते हैं, इंटरकन्वर्टिबल हो सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू डायनामिक इक्विलिब्रियम, और दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट को एस्टेब्लिश भी करते हो। ठीक है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म का नाम देते हैं। और जो इनके आइसोमर्स हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम टॉटोमर्स के नाम से जानते हैं या टॉटोमेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, टॉटोमेरिज्म क्या क्यों होता है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इट इज कॉज्ड बाय the wandering of hydrogen atom between two polyvalent atoms, दो पॉलीवैलेंट एटम्स के बीच हाइड्रोजन एटम वॉन्डर करता है, यानी कि घूमता रहता है, और इसी कारण टॉटोमेरिज्म शो होता है। ठीक है, इसे जनरली हम डेस्मोट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। जो टॉटोमेरिज्म है ऑल्सो नोन एज
डेस्मोट्रोपिज्म, इसे हम डेस्मोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डेस्मोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं। इफ द हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में हम लिखवा रहे हैं। इफ द हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट्स बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स, oscillate between two polyvalent atoms linked together, ठीक है, अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है ये सिर्फ और सिर्फ दो पॉलीवैलेंट एटम्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं इनके बीच ऑसिलेट करता है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ आइसोमर्स को हम डायाड कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डायाड सिस्टम कहते हैं, इसे हम डायाड सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यहीं पर तीन या थर्ड एटम इन द चेन हो, यानी कि इफ द हाइड्रोजन एटम, इफ द हाइड्रोजन एटम travels from first to third atom in a chain, travels from first to third atom in a chain, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायाड सिस्टम का नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहेंगे, ट्रायाड सिस्टम का नाम दिया जाता है। डायाड सिस्टम में जनरली दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच ही क्या करता है, ये ऑसिलेट करता है, लेकिन ट्रायाड में तीन एटम्स के बीच ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। डायाड सिस्टम में जैसे कि हाइड्रोसाइनिक एसिड एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ लिया कि इसमें दो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं और दोनों के दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब हम लोग डायाड और ट्रायाड के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले हम डायाड सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। डायाड के अंतर्गत एग्जांपल अगर हम देखें तो हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या है, हाइड्रोसाइनिक एसिड जिसे हम HCN के नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे HCN के नाम से जानते हैं। तो HCN में आप देख रहे हैं कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन, हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन बाद में कुछ इस तरीके से किससे जाके जुड़ गया, नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम है वो दो एटम्स के बीच क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, दो एटम्स के बीच ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे पहला एटम कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन, दो एटम के बीच इधर से उधर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये सिस्टम हुआ कौन सा, डायाड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स के बीच क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो डायाड सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वो है आपका ट्रायाड सिस्टम का। ट्रायाड सिस्टम का टॉटोमेरिज्म के अंतर्गत, ठीक है। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रायाड सिस्टम का। ट्रायाड सिस्टम में अगर हम देखें तो कीटो इनॉल सिस्टम है, ठीक है। ट्रायाड सिस्टम के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, कीटो इनॉल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कीटो इनॉल सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़ना है। पॉलीवैलेंट एटम्स आर ऑक्सीजन एंड टू कार्बन एटम्स, ठीक है। जो पॉलीवैलेंट एटम्स हैं इनमें वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है और कौन सा है, टू कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखिएगा। कीटो इनॉल सिस्टम में जो पॉलीवैलेंट एटम हैं ये क्या है, ऑक्सीजन एंड टू कार्बन एटम्स। ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, पॉलीवैलेंट एटम के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन एटम है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन, और दो कितने हैं, कार्बन एटम्स हैं। तो इसलिए इनको तीन एटम्स के बीच क्या कराना है, ऑसिलेट कराना है, किसको, हाइड्रोजन एटम को।
कीटो में अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड O के साथ, यानी कि कीटोन है, और यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं इस कार्बन पर लगा हुआ है, और ये यहाँ से मूव करते ऑक्सीजन से अगर जाके जुड़ जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ से जाके जुड़ गया, इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा इनॉल, ये हो गया आपका इनॉल, और ये था आपका कीटो। कीटो क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप था, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑल ग्रुप है, इसलिए नाम क्या हो गया? इनॉल। इन और ऑल, डबल बॉन्ड और ऑल ग्रुप है, इसलिए नाम क्या है? इनॉल नाम दिया गया। एग्जाम्पल जैसे कि एसिटो एसिटिक एस्टर, या जैसे एथाइल एसिटो एसिटेट का नाम देते हैं। डायड सिस्टम में आपने हाइड्रोजन साइनिक हाइड्रोसाइनिक एसिड पढ़ा है। ट्रायड सिस्टम में जनरली हम पढ़ेंगे एथाइल एसिटो एसिटेट का एग्जाम्पल लेकर। एथाइल एसिटो एसिटेट, एथाइल एसिटो एसिटेट। एथाइल एसिटो एसिटेट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2, एथाइल एसिटो एसिटेट CH2, C डबल O C2H5, ठीक, C डबल O C2H5। ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा पोर्शन एथाइल है, और आगे इतना पोर्शन एसिटेट है, और इसीलिए इसको बोला गया है एथाइल एसिटो एसिटेट, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप भी है यहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो पहला फॉर्म हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो किस पे जाना चाहेगा? इस ऑक्सीजन पे जाना चाहेगा, और डबल बॉन्ड जो है इनके बीच में शिफ्ट होगा। तो अगले ही स्टेप में यहाँ पे क्या होगा? इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया था ऑक्सीजन के पास, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड COH हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो गया? एक हाइड्रोजन वहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, CH C डबल O C2H5, C डबल O C2H5। तो स्ट्रक्चर में नाम क्या हुआ आपका यहाँ पे? इसे हम कहते हैं कीटो फॉर्म, किसका? एथाइल एसिटो एसिटेट का। और ये है आपका इनॉल फॉर्म, और ये दोनों के दोनों आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। ये फिर से अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड फिर से वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, तो इसलिए आपस में एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। कीटो जो फॉर्म है 92.1% बनता है, 92.1%, और जो इनॉल फॉर्म है वो 7.9% बनता है, 7.9% बनता है, ठीक है। और जो एथाइल एसिटो एसिटेट है ये एक प्रकार का एसिटो एस्टिक एस्टर कहलाता है, एसिटो एस्टिक एस्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म के साथ साथ हमने आपको पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था इसके बारे में बता दिया। इसके आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।